आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स के साथ जुड़े होंगे, अपने टीचर्स के साथ उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर कोई मसला हो आपको किसी भी सबक में तो आपका नेक्स्ट लेक्चर, आपका हिस्सा ग्रामर का लेक्चर शुरू करने से पहले बताती चलूँ कि उसको दोहराया करें। दोहराने के बाद अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिखें, उसका जवाब आपको मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास हफ्तम के हमने सबक नंबर 5 ट्रैफिक के कवानीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इसका हम लोग इसकी मश्क में हिस्सा ग्रामर, आपका चौथा लेक्चर और हिस्सा ग्रामर इस सबक का जो है उस सवाल पे हम लोग आ गए हैं। पेज नंबर 35 है। अपनी बुक्स को लें, अपना पेन अपने साथ रखें और साथ में रफ़ कॉपी भी रखें, जो ज़रूरी होती है उस पर लिखें। तो सवाल नंबर 6 है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए अराब लगाएं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए अराब लगाएं। आपको पता है जो हम लोग उर्दू बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, इसलिए कि हम लोग अराब को मद्देनज़र नहीं रखते। तो अल्फाज की अदायगी जो होती है, जब अराब लगाते हैं तो वो जो लफ्ज़ हम बाज़ औक़ात बोल रहे होते हैं उसे बिल्कुल हट के होता है। तो तलफ़्फ़ुज़ भी लिखें, उन्होंने कहा है तलफ़्फ़ुज़ लिख कर और तलफ़्फ़ुज़ भी लिखें, और तलफ़्फ़ुज़ भी लिखें। तो ये है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, आपका 6वां सवाल। अब इसमें वर्ड देख लें जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें वर्ड ऊपर दिए हुए हैं, फरमाइश, दोपहर, बराजमान, धीमी, मुसल्लस। अब ये देखिए, ये अल्फाज आपके लिखे हुए हैं, नीचे उन्होंने लाइनें दी हुई हैं। आप बराए मेहरबानी, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो आप अपनी बुक पे ये अल्फाज दोबारा लिखें, फिर हम इसको तलफ़्फ़ुज़ अराब के साथ तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करेंगे। पहले आप लिखें, अल्फाज है फरमाइश के बाद है, साथ साथ आपको मैं इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, फे के ऊपर ज़बर, फिर साकिन, फरमाइश, मीम साकिन, फे साकिन, फे ज़बर रे, मीम अलिफ मा इश, नीचे ज़ेर की साउंड आ रही है, फरमाइश के बाद है अगला लफ्ज़ है हमारे पास दोपहर। अब आपने जो आपको ब्लैंक लाइनें दी हुई है उसके ऊपर आप ये वर्ड लिखेंगे, फिर आप लोग अराब लगाएंगे और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करेंगे। दोपहर। थर्ड वर्ड है हमारे पास मुसल्लस। देखिए, इस पे हमने तशदीद लिखी है। तशदीद इसलिए लिखी है, लाम जो है वो इस सीन के साथ भी, से के साथ भी बोली जा रही है और अगली से के साथ भी, मुसल्लस। उसके बाद है बराजमान, अगला लफ्ज़ है हमारे पास धीमी। अब आप जब बोलेंगे तो साउंड्स निकलती हैं कि ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, धीमी। ये 5 वर्ड ही थे हमारे पास, फरमाइश, दोपहर, मुसल्लस, बराजमान और धीमी। अगर आप देखें तो आपके स्टार्ट में भी इन्होंने इनमें से बाज़ वर्ड दिए हुए हैं। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ जब हमने पढ़ने हैं तो उसमें फरमाइश, बराजमान, देखें फरमाइश, बराजमान जो स्टार्ट में वर्ड दिए हुए हैं उनमें ये अल्फाज आ भी रहे हैं, कुछ अल्फाज इसमें से आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। ठीक हो गया। बिराजमान। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास इस सबक का
पेज पे आ जाएं आप 36 पे। 36 है, पहले कवायद सीखें। ग्रामर आ गया, पेज 36 आ गया हमारे पास। सवाल तो नहीं है, पहले हम लोग कवायद सीखें। बताएंगे कि ग्रामर में हम लोग कुछ आपको बताएंगे, फिर उससे हम लोग उससे रेलिवेंट जो है वो सवाल करेंगे। सवाल नंबर 7, हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद दो चीज़ें हैं। डेफिनेशंस मैं बाद में बताऊंगी कि इसका टॉपिक क्या है। सवाल नंबर 7 है हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद। ये है हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि हरूफ इल्लत क्या होता है। ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें। ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें हरूफ इल्लत कहलाते हैं। मसलन क्योंकि, चूँकि, इसलिए वगैरह। ये देखें, ये सारे कोई रीज़न बता रहे हैं। जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, रीज़न बता रहे होते हैं, वजह या सबब बता रहे होते हैं, तो आप बीच में ये लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, मिसाल दी हुई है, मसलन वो फ़ेल हो गया। वो फ़ेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। अब आपने पहले तो बता दिया कि वो फ़ेल हो गया, तो अब आप उसकी वजह बता रहे हैं या सबब कि किस वजह से फ़ेल हुआ, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो ये क्या हो गया, हरूफ इल्लत जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर कर रहा है। कितनी अच्छी एग्जांपल, आपको मिसाल आपको क्लियर हो रहा है कि जब आप एक बात बता रहे हैं तो उस बात का अगला बंदा पूछता है कि किस वजह से। आप उसके पूछने से पहले भी या उसके बाद भी जवाब जब देते हैं तो आप वजह या सबब बता रहे होते हैं, जो कि हरूफ इल्लत है। हरूफ ताकीद वो है ऐसे हरूफ जो कलाम में ताकीद आप कह लें या ज़ोर पैदा करें। ऐसे अल्फाज जो जुमले में ज़ोर पैदा करें। ताकीद करना, ताकीद से आपको पता हो तो ताकीद करना जिससे होता है कि उस बात पे ज़ोर देना कि आपने ऐसे ही करना है। ताकीद देना कहलाते हैं हरूफ ताकीद। जैसे हरूफ ताकीद कहलाते हैं, मसलन ज़रूर, हरगिज़ नहीं। मसलन हरगिज़, हाँ हाँ, ज़रूर। ये देखें कि ये सारे अल्फाज जो हैं वो ज़ोर दे रहे हैं अल्फाज पे। हाँ हाँ, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मैं हरगिज़ खाना नहीं खाऊँगा या मैं हरगिज़ चाय नहीं पीऊँगा। ज़रूर, मैं लाहौर ज़रूर जाऊँगा या मैं सैर के लिए ज़रूर जाऊँगा। ये देखिए, इन सब जुमलों पे ज़ोर दिया जा रहा है। अब सवाल नंबर 7 है हमारे पास कि हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद की तारीफ़ों और मिसालों में दो दो अल्फाज ऐसे लिखें जिनमें हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद आए। अब आप देखें, इसकी मैंने आपको तारीफ़ बता दी है। सवाल नंबर 7 मैं लिख देती हूँ ऊपर। सवाल नंबर 7 है हरूफ इल्लत और हरूफ ताकीद की दो दो मिसालें दें। पूरा सवाल मैं किसने नहीं लिख रही कि सवाल आपके सामने है कि जो ऊपर मैंने अभी आपको तारीफ़ें बताई हरूफ इल्लत की और हरूफ ताकीद की, उन तारीफ़ों को और उनकी मिसालों को देखते हुए हमने दो दो मिसालें देनी है हरूफ इल्लत की और हरूफ ताकीद की। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया हरूफ इल्लत।
हरूफ इल्लत क्या होता है कि जुमले में सबब या वजह को जाहिर कर रहा होता है। नंबर 1, मैं फेल हुआ क्योंकि मैं बीमार था। हरूफ इल्लत क्या है कि सबब को जाहिर करना, वजह को जाहिर कर रहा है। बच्चा बता रहा है या कोई भी, फ़र्ज़ करें मैं बता रहा हूँ कि मैं फेल हो गया क्योंकि मैं बीमार था। मैं आज स्कूल नहीं गया। इससे पहले आप सॉरी लिख दें। फ़र्ज़ करें कि मैं बीमार था इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। इसलिए हरूफ इल्लत होगा आपका, सॉरी। दूसरी मिसाल दें, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसलिए, क्योंकि, ये देखें कि ये क्या है, इस जुमले में सबब या वजह ज़ाहिर की जा रही है। आगे हरूफ ताकीद क्या है, क्योंकि जो जुमले में जिसकी वजह से जुमले पर ज़ोर आता है या बात पर ज़ोर दिया जाता है उसको हरूफ ताकीद कहलाते हैं। जिस तरह मैं इस साल हज पर ज़रूर जाऊँगा। हरूफ ताकीद, इसकी 2 मिसालें लिखें। नंबर 1, मैं इस साल हज पर ज़रूर जाऊँगा। ये देखिए जो ज़रूर है वो हरूफ ताकीद है। अहमद हरगिज़ झूठी कसम नहीं खाएगा। इसमें हरगिज़ हरूफ ताकीद, जिसमें जुमले पे ज़ोर दिया जाता है। हरूफ ताकीद, हरूफ इल्लत, जिसमें आप लोग वजह बताते हैं या सबब बयान करते हैं कि किस वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें सवाल नंबर 8 है हमारे पास। सवाल नंबर 8, बराए मेहरबानी अपना रफ़ कॉपी या कोई आप अपनी चाहे नीट कॉपी ले लें, साथ में पेन लें, क्योंकि अगला सवाल आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8, अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम हसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त तहरीर करें। या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करना हसूल सर्टिफिकेट ही कहलाता है। हसूल सर्टिफिकेट हासिल करना या हसूल, वर्ड्स का चुनाव थोड़ा आप उर्दू की तरफ आएँ ताकि आपको पहचान हो कि उर्दू में क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हेडमास्टर के नाम, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए किसको लिखनी है? हेडमास्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ, कुछ आप पॉइंट सुन लें दरख्वास्त लिखने के बारे में। आगे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आगे भी आप जा रहे हैं बड़ी क्लासेस में, तो कुछ असूल व ज़वाबत होते हैं दरख्वास्त लिखते वक्त। कभी भी आप अपना जो पेपर पर आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए आप और जगह का नाम भी नहीं लिखेंगे। आप सिंपल लिखेंगे जिस तरह ये देखें, स्टार्ट आपने करनी है, बखिदमत जनाब हेड मास्टर कोमा साहब नहीं लिखेंगे। जब जनाब लिखती है तो एक चीज़ लिखनी होती है, ये साहब लिखें या जनाब। बखिदमत जनाब हेड मास्टर, आप सिंपल लिखेंगे गवर्नमेंट। आप मिडल के हैं, मिडल स्कूल 6, आपको पता है मिडल स्कूल कौन सा होता है? जहाँ 6, 7, 8 तक की क्लासेस होती हैं वो मिडल स्कूल होता है। गवर्नमेंट मिडल स्कूल कोमा, आप अलिफ बे जीम, ये आपके स्कूल के नाम, जगह, तहसील और ज़िला के लिए आ गया अलिफ बे जीम, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे जनाबे अली
नदाया की अलामत लगाएंगे। ये देखिए ग्रामर के जो आपको अलामात हमने बताई थी, अलामतें होती हैं। नदाया की अलामत मतलब उससे आगे आप तफसील बयान कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, या आपने उसको मुखातिब कर लिया उन्वान, उसके बाद लिख लें दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। इधर उन्वान लिख लें, उन्वान पहले आप सवाल नंबर, फिर दरख्वास्त, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने हमें पता चल गया कि हेड मास्टर को आप मुखातिब कर रहे हैं, यानी स्कूल में लिख रहे हैं। आगे आपने बता भी दिया। तो अब हेड मास्टर के नाम हम कई दरख्वास्तें लिखते हैं। कभी हमने बीमारी की लिख दी, जो बीमारी की वजह से छुट्टी, कभी ज़रूरी काम की वजह से छुट्टी, कभी आपने स्कूल तब्दील करना है सर्टिफिकेट के लिए, कभी कोई बच्चे गरीब होते हैं तो अपने फ़ीस माफ़ी के लिए, कभी किसी ने मैच में हिस्सा लेना होता है उसके लिए, कभी तकरीरी मुकाबले तो अदब में हिस्सा लेना होता है, आपने लाइब्रेरी में बैठने के लिए, किताबें लेने के लिए, मतलब मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसके लिए आप लिखते हैं। तो इधर आप लिख रहे हैं हेड मास्टर को किसके लिए, हसूल सर्टिफिकेट, कि आपने सर्टिफिकेट लेना है। उन्वान के बाद आप सेंटर में लिखेंगे जनाबे आली और नदाया की अलामत। नदाया की अलामत ये ज़रूर लिख लगाइएगा, वरना मैं आपको लेवल बता दूं तो 10 नंबर का सवाल होता है उसका दरख्वास्त का। तो मैं अब अभी आपको साथ में नंबरों की डिवीजन भी बताऊंगी और बताऊंगी कि क्या चीज़ ना लिखने की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। अब आप देखें कि ये सवाल कर रहे हैं तो उर्दू में हमेशा हाशिया आप लोग राइट साइड पे लगाएं, लेफ़्ट साइड पे ना लगाएं। हाशिया इतना लगाएं कि जितना आपका स्केल होता है उतनी गैप छोड़ के, बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना, पेज ज़ाया नहीं करना। हाशिया हमेशा जो है, मार्जिन लाइन जो होती है वो उर्दू में राइट साइड पे लगाएं। अब आप देखें ये आप लिख चुके हैं जनाब आली नदाया की अलामत। और हमेशा जो आपने स्टार्ट करनी है दरख्वास्त, वो आप यूँ कह लें कि एक थोड़ा सा फासले के बाद पहला वर्ड शुरू करना है। मुअद्दबाना गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है या अदब से गुजारिश है, निहायत अदब से गुजारिश है। देखिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं और आप अपने ओहदे से बड़े जो आप लोग बड़े ओहदे पे जो आपके उस्ताद हैं या जो भी इंसान जिसको लिख रहे होते हैं उसको अदब से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो लिखना है मुअद्दबाना गुजारिश है। आगे मैं आपको बता दूँ, आप पहले बताएंगे मुअद्दबाना गुजारिश है कि फ़िदवी आपके स्कूल का एक होनहार तालिब इल्म है, मैं हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं, उनका तबादला हर कुछ साल बाद किसी दूसरे शहर हो जाता है। तो मेरे वालिद साहब उनका तबादला यहाँ से कराची हो गया, लाहौर जहाँ होना है वहाँ की आप जगह बता दें, कराची हो चुका है। तमाम घर वाले उनके साथ अपनी रिहाइश कराची मुंतकिल कर रहे हैं। मैं अकेला यहाँ रहकर तालीम हासिल नहीं कर सकता, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट इनायत फरमाएँ ताकि मैं जल्द किसी अच्छे अदारे में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द गौर फरमाएँगे और मुझे सर्टिफिकेट नवाजेंगे। आपकी यह नवाजिश होगी। एंड पे आपने यहाँ लिख देना है, आपने पहली लाइन थोड़े गैप के बाद फिर दूसरी लाइन आपने मार्जिन लाइन से दूसरी तीसरी भी, तो जब एंड वाली होगी फिर आप लिखेंगे आपकी ए नवाजिश होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपने लिख दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, ए नवाजिश होगी, 3 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं एंड पे, अल आरिज़, दरख्वास्त गुजार या अर्ज़े न्याज़। बाज़ बच्चे लारिज़ भी लिखते हैं, फिर उसके नीचे दरख्वास्त गुजार भी लिख देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, इन तीनों का तकरीबन तीनों का एक ही मतलब है, इनमें से आपने कुछ एक लिखना है। तो ये आप लोग यूँ करेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पे, अब क्योंकि स्पेस बोर्ड पे कम है तो मैं इधर बता दूँ आप लोगों को कि ये देखें इस साइड पे आप लोग अल आरिज़ लिखेंगे। अल आरिज़ आप का ताबिया फरमा, कभी भी आपने अपना नाम नहीं लिखना, हमज़ा छोटी ये बड़ी ये लिख दिया है। और अल आरिज़ वाली जो लाइन है उसकी राइट साइड पे आप डेट ज़रूर लिखेंगे, जिस तरह फ़र्ज़ करें 15 अगस्त 2023। आपने डेट के बाद छोटी सी डैश डालनी है, फिर महीना उर्दू में लिखना है, फिर ये
अब आपको मैं बता दूं टोटल 10 नंबर का सवाल होता है और बराए मेहरबानी बहुत गौर से देखिएगा। ये सिर्फ जो दरख्वास्त का पैटर्न और दरख्वास्त की जो मैं नंबरिंग डिवीजन सिर्फ आपकी इन क्लासेस के लिए काम नहीं आएंगी। ये ऑनवर्ड आप जिस क्लास में भी जाएंगे जहाँ तक आप दरख्वास्तें लिखेंगे 10 नंबर की होगी और आपकी मदद इसमें आप की भरपूर ये हेल्प करेगी अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे। इन 10 नंबरों में से एक नंबर ये आ गया आपने जो मुखातब किया, एक नंबर आपका जनाबे आली और उन्वान का। और आपको बताती चलूँ कि ये नदाइये की लामत नहीं लगेगी तो ये नंबर कट जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि 6 नंबर जो होते हैं जो मुद्दा बयान कर रहे हैं उसके हैं आपके, और एक नंबर आपका इख्तिताम का है और एक नंबर आपका डेट का है। अब आप टोटल कर लें 1 2 एंड 6 8 8 एंड 1 9 10 10 नंबर आपके पूरे हो गए दरख्वास्त के। तो उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और साथ में अच्छी अच्छी मेहनत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपको अच्छी अच्छी तालीम लेने की तौफीक अता फरमाए। तो आप देखिएगा ये आपको बहुत अगली क्लासेस में कई साल तक आपको ये हेल्पफुल रहेगा। लेक्चर को दोबारा बार बार देखिएगा और उम्मीद लाएंगे कि आप अपने साथियों को भी बताएंगे कि इसी तरह सीखें। आगे है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है खाके की मदद से कहानी लिखें। सवाल नंबर 9, खाके की मदद से कहानी लिखिए। कहानी क्या मैं बता दूं 5 नंबर की होती है डियर स्टूडेंट्स। 5 नंबर में से मैं बता दूं कि 4 नंबर कहानी की होती है और 1 नंबर नतीजे का होता है। अगर आप एंड पे नतीजा नहीं लिखते उस कहानी का तो वो नंबर आपका ख़त्म हो जाता है। इसे जब भी कहानी लिखें तो उसके नीचे नतीजा ज़रूर लिखें। अब आप मेरे साथ ये देखें पेज नंबर 36 है। 36 इसमें कहानी खाका दिया है, वहीं से आपने कहानी मेरे से सुन लेनी है गौर से और फिर आप लिखेंगे और नतीजा ज़रूर लिखेंगे। वो मैं नतीजा आपको लिखवा भी दूँगी। कहानी है किसी नदी के किनारे एक नदी थी पानी की, उसके किनारे एक ऊँट और गीदड़ रहते थे। उस ऊँट और गीदड़ में आपस में बहुत याराना था, दोस्ती थी। दोनों मिल बैठते बातें भी करते। तो गीदड़ जो था ऊँट हर रोज़ नदी के दूसरे पार जाता और खूब सैर होके आता और खुशी खुशी वापस आता। गीदड़ सोचता कि ये ऊँट हर रोज़ नदी के दूसरे किनारे क्या करने जाता है। तो वो हर रोज़ सोचता लेकिन उससे ना पूछता। एक दिन उसने ऊँट से पूछा कि आप नदी के दूसरे पर हर रोज़ क्या करने जाते हो और खूब सैर होके और बहुत खुश होके, मतलब पेट भर के, जिस तरह बंदा खुशी खुशी वापस आते हो। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि नदी के उस पार क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी खुशी का बायस बनती है। तो ऊँट ने उसे बोला नदी के पार जो है खरबूजों का खेत है। खरबूजे मेलन जिसको बोलते हैं, खरबूजों का खेत है। तो मैं हर रोज़ जाता हूँ तो मैं वहाँ से खरबूजे खा कर आता हूँ और खूब सैर होकर पेट भर कर आता हूँ। तो गीदड़ के दिल में भी लालच आ गया। तो गीदड़ ने उसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम हर रोज़ जाते हो नदी के दूसरे पार और मज़े करके आते हो, तो मुझे भी किसी दिन ले चलो, लेकिन मुझे ये है कि नदी पार करनी नहीं आती। तो ऊँट ने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना तो मैं नदी के अंदर जाऊंगा तो तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। अब यूँ हुआ कि गीदड़ उसकी पीठ पर सवार हो गया ऊँट ने उसको नदी पार करवा दी। अब दोनों जो है खरबूजों के खेत में चले गए, खूब पेट भर कर खरबूजे खाए। तो गीदड़ को शरारत सूझी तो उसने ऊँट को सज़ा दिलवाने के लिए उसने ऊँची ऊँची से शोर शुरू कर दिया। तो जो खरबूजों के खेत का मालिक था वो भागता हुआ आया। गीदड़ खुद तो छुप गया ऊँट, क्योंकि बहुत लंबा ऊंचा होता है तो उसका छुपना मुश्किल हो गया। ऊँट को उसने खूब मारा, बहुत मारा। तो अब ये है कि वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो ऊँट जो था वो तकलीफ़ से, दर्द से जो उसको मार पीटी थी उसके बहुत तकलीफ़ हो रही थी, चकनाचूर हुआ था दर्द और ज़ख्मों से। तो गीदड़ उसकी पीठ पर सवार हुआ तो वो नदी के अंदर चला गया। नदी के दरमियान में गया तो वो नदी में बैठ गया। तो गीदड़ उससे कहने लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो मैं तो इस तरह मर जाऊँगा, डूब जाऊँगा। और जब उसने गीदड़ ने शोर किया तो उसने कहा कि ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा कि ये मेरी आदत है। तो इसी तरह जब वापसी पे जब ऊँट अब उसको कमर पर सवार करके अपनी
पीठ पर सवार करके तो जा रहा है नदी में, नदी के दरमियान में बैठ गया। तो गिद्दड़ कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह तो मैं डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो ऊँट कहता है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी भी ये आदत है। इस तरह ये देखें कि वो ऊँट जो था वो नदी के दरमियान में बैठ गया और वो गिद्दड़ जो था उसमें डूब कर मर गया। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इखलाकी सबक या नतीजा, इसको इखलाकी सबक भी बोलते हैं, नतीजा भी बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नतीजा है इसका, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक और भी बता दूं, ये भी लिख सकते हो, ऐसे को तैसा। ये इसमें से कोई भी आप लिख लें, 1 नंबर इसका होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने खूब फ़ायदा उठाया होगा हिस्सा ग्रामर वाले इस लेक्चर से। आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और आप लोगों ने अब यूँ करना है कि अपना रफ रजिस्टर लें, उसमें जिस तरह टीचर ने बताया है, जो जो सवाल जिस तरह करवाए हैं, आपने ख़ुद से एक दफ़ा इस लेक्चर को दोबारा देखकर तो आप लोगों ने ख़ुद से लिखने की कोशिश करनी है। फिर अपने किसी बड़े को चेक करवाएं, किसी उस्ताद को चेक करवाएं, फिर अपने नंबर लें और उन नंबरों की कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने हासिल किए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले सबक के साथ। तो उसके भी 4 लेक्चर होंगे और आप इनसे खूब मुस्तफ़ीद हों। कोई भी मसला हो तो मेरे से ज़रूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।